उत्साहवर्धक तरह से साथियों ने भागीदारी की कार्यक्रम में और फांसीवाद को अलग अलग एंगल से कुछ सामाजिक कुछ विशिष्ट तरीके से साथियों ने इस पर बातचीत रखी है। कुछ बिंदु हैं जिनको फिर से मैं रेखांकित कर दे रहा हूँ, फिर से मैं उन बातों को दोहरा दे रहा हूँ ताकि क्योंकि इतनी सारी बातें हुई हैं तो उन बातों में किस किस को ध्यान में रखा जाए, किस किस को ध्यान में न रखा जाए, इसलिए फिर से मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें और कुछ चीज़ें जोड़ करके फिर से प्रस्तुत करते हैं। जो जलियांवाला बाग कांड उसके स्मृति में हम लोगों ने हिंदू फांसीवाद और हमारे कार्यभार इस विषय पर शिविर रखा है, न सेमिनार रखा है। वजह उसकी हम समझ सकते हैं, जो हमें बातचीत की है, खतरे के रूप में उसका जिक्र किया है। तो फांसीवाद मुख्य तौर पर फांसीवाद क्या है, दूसरा फांसीवाद का जनता से और पूंजीपतियों से क्या संबंध है, तीसरी मुख्य बात कि फांसीवाद की जरूरत किसे पड़ती है और क्यों जरूरत पड़ती है, और चौथी इससे निपटा कैसे जाए, अतीत में कैसे निपटा गया और वर्तमान में इससे कैसे चुनौती पेश की जाए इसके सामने। ये मुख्य बातें हैं जिनको मैं दोहरा रहा हूँ फिर से कि फांसीवाद अपने आप में एक आतंक का करार है। जैसा हिटलर के ज़माने में चर्चा की गई थी और इसको देख समझ सकते हैं, इसका इतिहास भरा पड़ा है। हमारे देश में अगर देखेंगे तो मणिपुर इसका एक मॉडल है, गुजरात इसका एक मॉडल है, लेकिन ये अभी फांसीवाद कहलाने से अभी भी दूर है कि फांसीवादी राज सत्ता कायम हो गई हो, यह कहलाने से अभी दूर है। अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कि जब हिटलर और उसके सेलेक्टिव सिक्योरिटीज यानी कि उसकी लंपट फोर्स और जो पुलिस थी और जो आर्मी थी वह बड़े पैमाने पर मजदूर आंदोलन को तितर बितर करती थी और मजदूर आंदोलन पर गोलियां चलाती थी, किसानों पर गोलियां चलाती थी और बड़े पैमाने पर कत्लेआम करती थी। अगर किसी मोहल्ले में अगर उसको दहशत कायम करनी है तो उसके लंपट उसकी जो फोर्स थी वो जाती थी और एक दो लोगों को उठा करके उनका कत्ल करके उनको लटका देते ताकि पूरे मोहल्ले में पूरे इलाके में एक दहशत कायम हो जाए। और पुलिस जो फासिस्ट दस्ते के लोग होते थे उनको संरक्षण देते थे, आर्मी उनको संरक्षण देती थी, पुलिस उनको संरक्षण देती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मजदूरों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि वह फासिस्टों को नेस्तनाबूद न कर दे, उस इलाके से उनको हरा न दे। इसलिए अगर मजदूर हथियारबंद होकर के ज़्यादा बड़ी तादाद में विरोध करते थे तो फिर पुलिस और फौज लंपट फासिस्टों के साथ मिल करके जो है मजदूरों का कत्लेआम करते थे। अभी हमारे देश में किसानों पर भी उतने बड़े हमले नहीं हुए हैं और कम से कम मजदूर आंदोलनों ने अभी वो सौगात नहीं देखी जो मुस्लिमों ने देखी अलग अलग जगहों पर। जब CNRC का आंदोलन हुआ था तब बड़े पैमाने पर, और अभी वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय का मेजोरिटी कायम हो जाए, उसका बहुसंख्यक कायम हो जाए और फिर उस संसाधनों को देश के जो बड़ी पूंजी के मालिक है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। इस संदर्भ में जब विरोध हुआ सहारनपुर में, केवल प्रदर्शन छोटा सा प्रदर्शन था, उन पर 2-2 लाख 5-5 लाख का जो है पेनल्टी योगी सरकार ने डाल दी। छोटा सा कि सरकार की जो पॉलिसी है, जो सरकार ने अधिनियम बनाया है वह मुस्लिमों के खिलाफ है, केवल इस बात का विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये जो चीज़ की गई। तो अभी मजदूर आंदोलन ने, हमारे देश के मजदूर आंदोलन ने फासिस्टों की वो दहशत, वो आतंक का राज, वो हमले अभी नहीं देखे जो JNU में छात्रों ने देखे, जो मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो अभी मजदूरों के सामने अभी वो चीज़ प्रस्तुत होनी है। और जैसे जैसे मजदूर आंदोलन बढ़ेगा, मजदूर आंदोलन के लिए बढ़ना लाजिमी है, जितना शोषण उत्पीड़न बढ़ेगा अंततः इसको सड़कों पर उमड़ना ही पड़ेगा, इसके बगैर भी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। और जैसे जैसे
इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे फासिस्ट और ज़्यादा नग्न होकर के इन पर हमले बढ़ाते जाएंगे। इसके साथ साथ जो छोटे और मजदूरी किसान हैं वो जब संगठित होकर के आएंगे सड़कों पर मजदूरों के समर्थन में और अपनी मांगों को लेकर के जब सड़कों पर आएंगे तब उन पर भी बड़े होंगे। अभी 3 चीज़ों में किसानों में छोटा बहुत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन कोई बड़ा हमला नहीं किया। खासकर गाजीपुर बॉर्डर पर हमला किया, मजदूरों पर कोई बड़ा हमला भी नहीं हुआ ऐसा। तीसरा, जो महिलाओं के जो आंदोलन है अपने अधिकारों के संदर्भ में या बलात्कार वगैरह जैसी घटनाएं होती हैं उस पर जब महिलाओं का आक्रोश होता है तो अभी इस मुद्दे पर फासिस्ट जो है पीछे हट रहे हैं, हटते दिखाई देते हैं। लेकिन आने वाला वक्त इस बात की तस्दीक देगा, गवाही देगा कि ये बर्बर हमले महिलाओं पर भी होंगे, ये बर्बर महिला जो मजदूर हैं उन पर भी होंगे। तो ये हम लोगों को देख लेना, इतिहास में हम लोगों ने इसको देखा है और देश के कुछ हिस्से इसको महसूस कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ बढ़ती हुई पूरे देश में एक आतंक का राज कायम हो जाए तो हम कहेंगे कि देश में फासीवाद कायम हो चुका है। और ऐसा पूरी दुनिया भर में ये चीज़ दिखाई देती है। ट्रंप, इसका संबंध पूंजीपतियों से क्या है, इसको अगर देखना हो तो एलन मस्क और ट्रंप के बीच का गठजोड़ हम देख सकते हैं। पुतिन और रूस में पुतिन और वहाँ के जो पूंजीपति हैं उनके बीच का गठजोड़ देख सकते हैं। तुर्की में इस्लामिक राष्ट्र का नारा दे करके जो एर्दोगन है जो चीज़ अपने देश में कर रहा है वो मोदी सरकार 2014 के बाद से हमारे देश में हिंदू के राष्ट्र के नाम पर कर रही है। तो वो चीज़ भारत में भी इस रूप में दिखाई देती है कि जो देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनका खुला समर्थन, उसी समर्थन की बदौलत सत्ता में आए हैं, उसी समर्थन की बदौलत ये आज भी सत्ता में मौजूद हैं और उसी समर्थन के चलते भाजपा ने अपने ऑफिसों में 1 लाख करोड़ रुपया पूरे देश भर में खर्च किया है जनता को निचोड़ करके। और देश के जो बड़े पूंजी के मालिक हैं वो कई लाख करोड़ रुपये जो है नग्न लूट खसोट के जरिए कायम जो है कमा रहे हैं। यानी कि फासीवाद अपने आप में नग्न आतंकी राज के साथ लूट खसोट का एक राज्य है जिसमें कि जनता को पूरी तरह से निचोड़ लेना है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि भाई समानता के बारे में कि भाई कुछ लोग चाहते हैं कि पूरा समान हो जाए, जिसमें हम लोग हैं पूरा समाज समान हो सकता है, ज़माना वहाँ पहुँच चुका है। कुछ लोग जो फासिस्ट हैं वो समानता के बिल्कुल खिलाफ हैं। एक बीच के लोग हैं जो कहते हैं कि भाई कुछ कुछ समानता हो जानी चाहिए, ज़्यादा मत लूटो को पब्लिक को, नहीं तो विरोध करेंगे, विद्रोह कर देंगे। तो इसी संदर्भ में हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो बाकी जो पार्टियाँ उनकी स्थितियाँ क्या होगी, वह जब बड़े हमले होंगे तब किस दिशा में जाएंगे, ये हमें जो चीज़ दिखाई देती है। और जो लूट खसोट का साम्राज्य है वो हम अपने ज़िंदगी में देख सकते हैं। अपने जो महंगाई बढ़ रही है, जो असमानता बढ़ रही है, उस चीज़ से हम उसको महसूस कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि भाई जो फासीवाद कायम होगा, जो नग्न आतंकी राज जिसकी ओर समाज जा रहा है, यानी कि अभी हम ये कह सकते हैं कि ये भी वहाँ पहुँचा नहीं है, ये एक संक्रमण का काम है। जैसे एक जवान और एक बच्चा एक बीच की फेज से गुजरता है किशोरावस्था से, तो जरूरी एक वक्त आएगा कि वो जवान हो जाएगा, यानी कि बीच का संक्रमण कालीन फेज है। दिन और रात के बीच संध्या जो है वो इस संक्रमण का दौर है। इसी ढंग से ये मैं क्या उदाहरण केवल समझने के लिए दे रहा हूँ कि इसी ढंग से जो फासीवादी आज सत्ता पर बैठे हुए हैं और जो देश का जो बड़े पूंजी के मालिक हैं वो इनका गठजोड़ देश को फासीवाद की दिशा में ले जा रहा है। अभी ये संक्रमणकालीन स्थिति में है, ये वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा ये वक्त और हालात तय करेंगे। और देश का मजदूर वर्ग, मेहनत कर जनता कितने संगठित होकर के इसका विरोध करती है, इसका प्रतिरोध और इसका जवाब देती है, ये आने वाला वक्त दिखाएगा कि क्या स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन फिलहाल खतरा सबसे बड़ा हमारे सामने हिंदू फासीवाद के रूप में हमारे देश में। तो ये हमें समझना होगा। जो दूसरा बिंदु है यानी कि पूंजीपति वर्ग से इसका संबंध है, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। राजनीतिक तौर पर जनता के अधिकार को खोखला कर देना, यानी कि फासीवाद जरूरी है उन राज्यों में, उन देशों में जहां जनवाद जैसी चीज़, लोकतंत्र जैसी चीज़, यानी कि जिसको हम पूंजीवादी लोकतंत्र बोलते हैं, उस जैसी चीज़ हो, जनता का एक हद तक इन पर विश्वास हो, जनता इसके लिए सड़कों पर कभी कभी खड़ी हो जाती है। हमारे देश में एक चीज़ मौजूद है कि लोग कभी राज्यों के लिए संघर्ष करते हैं, कभी महंगाई के खिलाफ संघर्ष करते हैं, कभी ट्रिब्यूनल अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। तो सवाल ये कि अगर ये संघर्ष होंगे और जब असमानता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब शोषण और लूट खसोट और ज़्यादा बढ़ेगी, तो पब्लिक सड़कों पर आएगी।
तो इसको नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि एक फर्जी दुश्मन खड़ा किया जाए, और मुस्लिमों के रूप में वो फर्जी दुश्मन हमारे सामने में खड़ा किया गया हमारे देश। वो ट्रंप के लिए अप्रवासी हैं जो भारतीय मजदूर हैं, एर्दोगन के लिए वो इस्लाम के अलावा बाकी धर्मों के लोग हैं, जो वहाँ जो बाकी धर्मों के लोग हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी है, पाकिस्तान में जमात इस्लामी है, उनके लिए वो हिंदू है, सिख हो सकते हैं। हमारे देश में वो जो अल्पसंख्यक हैं वो सिख भी हैं और बड़ी तादाद में मुस्लिम हैं, और इसके अलावा ईसाइयों को भी टारगेट किया जाता है, सिखों को खालिस्तानी के रूप में टारगेट किया जाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एक फर्जी मुद्दा लेकर के, यानी कि उसमें कुछ चीज़ें बातें सत्य हो सकती है लेकिन वो पूरी तरह से सत्य नहीं, एक आंशिक सत्य को एक वास्तविक सत्य में, यानी कि एक जो जिसको बोल सकते हैं आभासी सत्य, जैसे हम पेन को पानी में रख दें तो टेढ़ी दिखाई देती है, जो वास्तव में टेढ़ी होती नहीं, लेकिन आभास होता है कि भाई ये जो है पेन टेढ़ी है। तो इसी रूप में एक आभासी सत्य को एक वास्तविक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और जो बहुसंख्यक हिंदू या बहुसंख्यक नस्ल के, बहुसंख्यक जाति के जो लोग होंगे, उसी जिसकी सत्ता चल रही हो, जिसको अपने प्रतिनिधि मान रहे हैं, तो वो उसके पीछे गोलबंद हो जाते हैं, एकजुट होते हैं। उनको लगता है कि वास्तव में दुश्मन तो वही है जिसको हमारी सरकार बता रही है। तो मुस्लिमों के खिलाफ एक माहौल पूरे देश भर में है, और ये उस दिन और जा सकता है। सवाल तीसरा ये कि ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत एक ये कि भाई खतरा इस रूप में है कि जो असमानता भयानक बढ़ रही है, जो लूट खसोट बढ़ रही है, वो जनता को सड़कों पर धकेल सकती है और अलग अलग मौक़ों पर धकेल लेती है। तो यहाँ से जनता को कैसे डाइवर्ट किया जाए? तीसरी जो ज़रूरत है कि अपना जो बोझ है संकट का, वो बोझ जो है वो मजदूर वर्ग पर, मेहनत कर जनता पर और छोटी मझोली पूंजी के मालिकों के कंधे पर डाल देना चाहते हैं, इसलिए उनको फांसीवाद की जरूरत है। वो लाखों करोड़ रुपये जो है दौलत हासिल बटोर रहे हैं, तो अपने संकट को हल करते हैं, लेकिन जब अपने संकट को हल करेंगे तो जनता का संकट बढ़ जाएगा। लेबर लॉज, जो नए श्रम संहिताएं हैं अभी लागू नहीं हुई हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसका नमूना है, जिसमें काम के घंटे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वेतन कितना देगा वो मालिक तय करेगा, यानी कि नग्न रूप खसोट। जो कानून का राज है वो कानून का राज खत्म। जो आंकड़े हैं, जो डेटा इकट्ठा किए जाते हैं अलग अलग संबंधों में, बेरोजगारी से लेकर के भांति भांति के मामले, वो डाटा कलेक्शन बंद। डाटा इकट्ठा होगा तो सरकार के बारे में पता लगेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें बंद। तो कानून के राज जो पहले एक एस्टेटिक्स था कि कानून के सामने सारे बराबर हैं, तो आज हमें क्या खोखलापन उसका दिखता है वो सब हम लोगों को दिख जाता है। इसी ढंग से जमीनों की लूट खसोट कि बड़े पैमाने पर देश भर में 1947 देश की आज़ादी से पहले के जो कानून ला करके लोगों को बेदखल करने का बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। बड़े पैमाने पर सरकार की नज़र, पूंजीपतियों की नज़र उन ज़मीनों पर है और लोगों को ये कहकर कि ये ज़मीन आपकी अवैध है, ताकि वो नैतिक तौर पर अपने आप को ये महसूस करें कि भाई ज़मीन पर उनका हक ही नहीं है। तो इस रूप में लोग पूरी तरह से लूट खसोट की कार्रवाई जो है चल रही है। तो ऐसे में अगर फांसीवाद अभी कायम नहीं हुआ, अगर फांसीवाद कायम हो जाए तब की बात है, लेकिन आज के डेट में जो स्थिति अब पैदा हो गई है, जिसमें न केवल आर्थिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, न केवल आवास के अधिकार से, खान पान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, बल्कि जो राजनीतिक अधिकार हैं उनको खोखला बनाया जा रहा है। जैसे अभी कुसुम जी ने एक बात रखी कि वे देहरादून में, हमारे एक साथी ने भी यहाँ पर चर्चा की कि परेड ग्राउंड में हम लोगों ने 2012 में एक बड़ा प्रदर्शन किया था, 40 दिन तक आंदोलन था, जिसमें मैं भी था। परेड ग्राउंड में हमने जो है बॉक्सिंग रिंग घेरी और 40 दिन तक आंदोलन किया। अब जो पब्लिक के लिए बोला जाता है कि पब्लिक को, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि आपको अभिव्यक्त करने का अधिकार है, आपको शोषण के विरुद्ध संगठित होने का अधिकार है, संगठित होकर के प्रदर्शन कर सके इस लायक जमीन ही नहीं छोड़ी जा रही है। कहाँ सभा करेंगे, कहाँ प्रदर्शन करेंगे? वो ननूर खेड़ा जहाँ जंगल है वहाँ एक प्रदर्शन का एक स्थल तय किया गया, जहाँ जंगल में रात बात नहीं रह सकता, बाघ आ जाते हैं। आप हरिद्वार में मजदूरों के लिए क्या कोई सभागार भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई सभागार जा करके आप कोई सभा करिए, ये कहीं बना रखा? तो ये देश में जो जनवादी अधिकार है उनका हश्र है। इस चीज़ को और ज़्यादा खोखला कर देना, ये तर्क दिया जाना कि भारत में बहुत ज़्यादा आज़ादी है, इस आज़ादी के चलते लोग जो है कानून को नहीं मानते और अराजकता भारत में, लेकिन वास्तव में बात इसकी बिल्कुल ठीक उल्टी है। अधिकारों की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। तो राजनीतिक अधिकारों का और उसकी जो चेतना है
उत्तराखंड के लोगों ने लड़ाई लड़ी, ये चेतना थी लोगों की, हमारा अधिकार है। महिलाएं के भीतर इस बात की चेतना है कि हम किससे विवाह करें, हम कैसे कपड़े पहने, हम कहाँ पढ़ें, क्या न करें, ये हमारा अधिकार है। लेकिन सरकार यूसीसी लाती है कि भाई लिव इन में रहोगे तो पहले जो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इसमें फर्जीवाड़ा पाया गया या फर्जीवाड़ा नहीं भी पाया गया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जेल हो सकती है, 10,000 से लेकर 25,000 तक पेनल्टी हो सकती है। ये मजदूर जो यहाँ रह रहे हैं सिर्फ कुल मिला को मजदूर, वो लड़के लड़कियाँ साथ में रहने लगती हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा जो हम लोगों का अधिकार है, राष्ट्रीय अधिकार, और उसका जो चेतना है, इसी ढंग से जो आर्थिक अधिकारों के मसले पर है, जनवादी अधिकारों के मसले पर है, संवैधानिक अधिकारों के मसले में जो बराबरी की सोच है कि हर इंसान को बराबर होना चाहिए, उस चीज़ पर चौतरफा ढंग से हमला किया जा रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब कार्यभार के संदर्भ में जहाँ तक बातचीत आती है कि सवाल है कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाएगा। वक्फ बोर्ड के द्वारा वो पुनरीक्षण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, यूसीसी के जरिए कर रहे हैं, तो ये जो पूरा उस दिशा में ले जा रहे हैं, एक बर्बरता की ओर समाज की धकेल रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम कैसे लड़ें, क्या कार्यभार बनता है। आज की डेट में पूरी दुनिया भर में मजदूर आंदोलन, जनता के आंदोलन बहुत कमज़ोर स्थिति में, उसकी वजहों पर हम नहीं जा रहे हैं, वजह उसकी अलग अलग है, लेकिन वो इसी मोड़ पर ठहरे हुए नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, फिलहाल क्या किया जाए। आज की डेट में जो भी हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ जनता के हर हिस्से को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के हों, उन सबको एक मोर्चे पर लाया जाए। और जो फांसीवादी हमले हो रहे हैं, चाहे यूसीसी के रूप में हो, मजदूरों को केवल इस बात के लिए संगठित नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा 54 से 58 हो जाएगा। अगर जनवाद डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, पूंजीवादी लोकतंत्र, तो सबसे बड़ा नुकसान मजदूर वर्ग का होना है। ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, व्यवहारिक तौर पर तो आज ही मुश्किल है, इसी पर सबसे बड़ा हमला भी है। तो सबसे पहले कार्रवाई ये बनती है कि जनवादी चेतना, जो बराबरी की सोच है, हमारे अधिकारों का सोच है, उसको मजदूरों से लेकर के जो जनता के अलग अलग हिस्से हैं उन सब के बीच में जाया जाए। वो चाहे मुस्लिमों पर हमले हो, चाहे दलितों पर हो, चाहे सिखों पर भी, किसी भी संवैधानिक, किसी भी जनवादी अधिकार के संदर्भ में अगर हमले हो रहे हों तो हम लोगों को उस मुद्दे पर पहलकदमी लेकर के कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और एक्सपोज कर देना चाहिए सरकार को। आज की डेट में हम उसको बेनकाब करने का तो काम कर सकते हैं, जनता के लिए व्यापक स्तर पर पर्चा वितरित कर सकते हैं। ये जो कविता है जो उधर लिखी हुई है, पहले वो यहूदियों के लिए आई, ये जर्मनी में जब फांसीवाद कायम हो गया तो उसके विरोध में एक कविता लिखी थी मार्टिन नाइमोदर के द्वारा 1943 में। ये कौन थे? ये पादरी थे, चर्च के पादरी। तो इसलिए इसका एक मतलब ये है कि न केवल मजदूर वर्ग, न केवल किसान, बल्कि जो धार्मिक लेकिन सांप्रदायिक न हो, उन सारे लोगों को हमें एक बैनर तले लाना है, जिसका एक मोटो होगा, जिसका एक उद्देश्य होगा, जिसका एक बैनर होगा, फांसीवाद विरोध, फांसीवाद मुर्दाबाद। ये चीज़ अगर नहीं होगी, हर मुद्दे पर हमें अध्ययन भी करना पड़ेगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भारतीय विचारों के संदर्भ में, दार्शनिकों के संदर्भ से लेकर के सारे मुद्दों पर जो लोग अध्ययन कर सकते हैं उनको अध्ययन करना चाहिए। तो उसका टास्क आज के डेट में हम लोगों को फासिस्टों को बेनकाब करना, उसके लिए एक ढीला ढालाई मोर्चा से, जैसे यूसीसी पर एक देहरादून में कोशिश की गई, 15 तारीख को उसका धरना है, अगर कुछ लोग यहाँ से आ सकते हैं तो उसमें आए, ठीक है नहीं। तो मुझे लगता है कि यह आज के डेट में कार्यभार बनता है। महिलाओं के संदर्भ में जो हिटलर ने, जो फासिस्टों के विचार हैं वो क्या है, महिलाएं या तो बच्चा पैदा करने की मशीन है या वो जो है उनकी जगह किचन में है। फासिस्टों के लिए महिलाओं की 2 ही जगह हैं, और आरएसएस का पूरा इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि उन्होंने महिलाओं के अपने संगठन में नहीं लिया, बाद में जाकर राष्ट्र सेविका समिति बनाया, लेकिन उसकी स्थिति भी क्या हम जानते हैं। और इसके विरोध में ही 2015 में दिल्ली में लड़कियों ने हक आंदोलन, यानी कि लड़के लड़कियों ने आपस में एक दूसरे को हक किया और चिड़ा, मतलब उसके खिलाफ जो उनके विचार हैं, आरएसएस के विचार, उसके खिलाफ महिलाओं ने कि हम, लड़कियों ने कि हम अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से जो हमें लगता है कि सही जो हमारे अधिकार है उसके हिसाब से जिएंगे। आरएसएस हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, आरएसएस हमें वो नहीं कर सकता कि हम किस ढंग के कपड़े पहने और किस ढंग से लड़कों से बातचीत करें। तो ये संघी फिलॉसफी के खिलाफ संघीयों ने जिस ढंग से इतिहास को पूरे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है, उसको जानना हम लोगों का कार्यभार बनता है, और जनता को जागरूक करना और उनके अलग अलग मुद्दों पर
लोगों को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग वर्गों को एकजुट करने का कार्यभार, एक बैनर खड़ा करने का कार्यभार आज के डेट में हम लोगों के लिए बनता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।